वर्ल्ड मैपिंग, और वर्ल्ड मैपिंग की ये 14th क्लास। इसमें भी एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। एशियन कॉन्टिनेंट की ये दूसरी कक्षा है बेटा, ओके। एशियन कॉन्टिनेंट की लास्ट क्लास में आपको याद होगा, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि आप लोगों ने एशियन कॉन्टिनेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति को पढ़ी थी, जो कि पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया है। और वेस्ट एशिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया, उसका उतना ऐसा नहीं कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। अनुराग ने लिखा सर आज बांग्लादेश की हवा टाइट करना, नहीं बांग्लादेश की हवा टाइट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के साथ। इंडियन ज्योग्राफी जब कर रहे होंगे तो बांग्लादेश की भी हवा टाइट करेंगे, नेपाल की भी हवा टाइट करेंगे। हमारे हुक्मरान टाइट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हम तो पक्का क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, किसी पुस्तक की तरह मेहनत किया हूं तब आपको दे, इतना है कि बताता रहे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब होगा कि नहीं। एक कहते हैं ना कि करोगे, फिर बात ये अलग है, कर जो मैंने बताया है कि 11th क्लास को ठीक से पढ़ लेना और बस सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इसमें आप पूछता जो है वो सब क्लास के पेरीफेरी का ही होगा। बहुत पर्याप्त है, इतने से ही बहुत खुश हो। ज्योग्राफी का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड संभाल लिया है हमने, मैं आपको क्यों सीमित करूं। ओके चलो आओ दोस्तों, तो आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग की अंतिम कक्षा लेते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया। सभी लोग हेडिंग दीजिए, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। मानव और दानव की भूमि पढ़ेंगे। मानव और दानव की भूमि पढ़ेंगे। आएगा 2, नॉर्थ कोरिया आएगा 3। पूर्वी एशिया के अंतर्गत बेटा आपका ये चाइना आएगा 1, मंगोलिया आएगा 2, नॉर्थ कोरिया आएगा 3, साउथ कोरिया आएगा 4, जापान आएगा 5। तो सर आप कहोगे सर ताइवान को क्यों छोड़ दिया, तो आपकी मर्जी, ताइवान को लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो। क्यों? अगर वन चाइना पॉलिसी की देखेंगे तो वन चाइना पॉलिसी तो ये कहती है कि ताइवान चाइना का अंग है, लेकिन कूटनीति कहती है, वैश्विक कूटनीति तथा भारत की भी कूटनीति कहती है कि ताइवान के साथ हमें अपने पृथक संबंध बनाए रखना है, अर्थात इसे पृथक देश का मैं दर्जा दूं या ना दूं, लेकिन पृथक संबंध बनाए रखना है, इसलिए इसे शिक्षक छठवां माना जा सकता है, छठवां माना जा सकता है। हम भिखमंगे, चापलूस और तलवे चाटने वाले लोग नहीं है ना बेटा, कि चीन के पास जाए तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी अपना चोच खोल दे, क्योंकि हमने तो जीवन में तलवे ही चाटे हैं। समझ रहे हैं, जिनने ऐसे बोले मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनने जीवन भर लोगों के तलवे ही चाटे हैं, उनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हो, अपेक्षा भी क्या कर सकते हो। समझिएगा बेटा। मुकुल मोस्ट वेलकम बेटा। अहमद 11th-12th की नहीं मिल रही है खुल्लर की, पर खुल्लर की एक बुक मिल रही है, जो एक में पता नहीं अहमद कौन सी मिल रही होगी बेटा, खुल्लर की कई किताबें। मैं 11th-12th की जो सरस्वती भूगोल है उसकी बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत इन सब में से हमें करनी तो है, पर इनको करने के लिए मैं एक पृष्ठभूमि आपकी तैयार करता हूं, जिसके लिए एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो सभी लोग लिखेंगे, हेडिंग दीजिए ईस्ट एशिया। क्या लिखेंगे? ईस्ट एशिया। और ईस्ट एशिया के बारे में लिखेंगे कैसे? लिखो, विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं के देशों के समूह, के देशों के समूह, देशों के समूह, जहां जहां चाइना, मंगोलिया, चाइना, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चाइना, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान एवं ताइवान, जापान एवं ताइवान, ताइवान की अवस्थिति है, की अवस्थिति है। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाएं, अवस्थिति है, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें वैश्विक अर्थनीति, भू राजनीति, वैश्विक अर्थनीति, भू राजनीति, कूटनीति, कूटनीति का अत्यंत अहम, का अत्यंत अहम भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, अत्यंत अहम भू क्षेत्र, जिसमें जिसमें जापान जैसे देशों में पूंजीवादी संस्कृति, जिसमें जापान जैसे देशों में पूंजीवादी संस्कृति, जबकि जबकि चीन एवं उत्तरी कोरिया, चीन एवं उत्तरी कोरिया में विस्तारवादी समाजवाद, विस्तारवादी समाजवाद का छद्म या झूठा चेहरा दिखाई देता है, विस्तारवादी समाजवाद का छद्म या झूठा चेहरा दिखाई देता है, झूठा चेहरा दिखाई देता है। पूर्ण विराम लगाकर अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इन्हें हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। हेडिंग दीजिए चीन या चाइना लिख दीजिए, चीन, चीन, ठीक है।
चलो अब चीन के बारे में हमें पढ़ना है, तो चीन के बारे में पढ़ना है तो हमें दिस वन एंड दिस वन, इसको पहले देखो आप दोस्तों। ये सारी चीजें बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बहुत अच्छे से। एटलस में भी अब आप आ ही गए होंगे, अपने एटलस में भी आप आ गए होंगे बेटा, आ भी जाना चाहिए था। ध्यान रखें, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। सपोज ऐसा हो जाता है कि मेरा नहीं आज पूरा हो पाया तो मैं कल भी क्लास ले लूंगा, लेकिन बहुत इत्मीनान से पढ़ना बेटा, बहुत इत्मीनान से, गड़बड़ी मत करना। पढ़ाना बहुत अच्छे से मुझे, आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से। देखो इस भौगोलिक प्रदेश को देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपको और क्लैरिटी दिखाई दे रही होगी। दिस वन मंगोलिया, ये है आपका चाइना, यहाँ आप देखोगे नॉर्थ कोरिया थर्ड, यहाँ साउथ कोरिया, यहाँ है जापान, और ये है आपका ताइपेई के साथ 6वें नंबर पर ताइवान। एटलस ओपन कर लेना। एक तो कई बार मुझे कभी एटलस की खास जरूरत पड़ती नहीं है तो मैं ओपन करना भूल जाता हूँ, आपके लिए मुझे भी ओपन करना पड़ जाता है। कहाँ हो भाई, आ जाओ एटलस बाबू, आप दिखा दो बच्चों को। दिस वन, ये पेज है मेरे पास, ओपन हो गया। अच्छा ये है कि इस पेज में प्रॉपर जापान, चीन, मंगोलिया सब कुछ, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सब कुछ ठीक से दिखाया गया। दिस वन, ये ब्लैक स्वान का एटलस ओपन हो गया। और फिर ऑक्सफोर्ड में भी आते हैं, देखते हैं ऑक्सफोर्ड ने कैसा दिया है। ऑक्सफोर्ड में कैसा दिया है, दिस वन, ये है जापान का और इधर चाइना आदि का। बिल्कुल ऑक्सफोर्ड ने भी दिया है, मंगोलिया, चाइना आदि और जापान का भी दिया है। आप प्रॉपर देख सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं। अब तो आदत सी हो गई होगी यार, कोई भी काम आप अगर लगातार एक सप्ताह कर लो तो आदत सी हो जाती है, आदत सी हो जाती है। पर आदतें खुशियां प्रदान करनी चाहिए। जब आदतें मजबूरियां बन जाती हैं ना तो बेहद तकलीफ होती है, ध्यान रखना। चाहे वह किसी व्यक्ति की आदत हो या किसी अन्य चीज़ की। तो आदतें किन चीज़ों की बनाई जाएं, इसे हमेशा विचार करके बनाना, अन्यथा बेहद तकलीफ होती है बेटा, बेहद, है ना। ओके दिस वन, शुरू करते हैं चाइना से बेटा। मैपिंग में आओ आप चाइना की। चाइना को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको राज्यवार ब्यौरे के रूप में मैंने कुछ इस तरह से आपको दिखाया, राज्यवार कुछ इस रूप में दिखाया, इस रूप से दिखाया है। आपको सब पर्वत श्रृंखला वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा बेटा, परेशान मत होना। पर जितना मैं बोलूं उतना कर लेना। चाइना थोड़ा ठीक से देख लो। इसको देखना इसलिए जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, कल आप फॉरेन सेक्रेटरी भी बनोगे ना तो राजेश मिश्र को याद करोगे कि चाइना को इसको दिखाना, ये जो छोटी आंखों वाला और पीली चमड़ी वाला लोगों का जो देश है ना, इसकी कलुषित विचारधारा को सबसे पहले मेरे सर ने बताया था। फिर तो आप लोग दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी हो जाओगे, मैं भी फोन करूंगा तो कहां मुझसे बात करोगे, फिर तो आप लोगों के भाव सातवें आसमान पर होंगे। हम जैसे मास्टर की औकात कहाँ होती है कि अपने विद्यार्थियों से भी बात कर सकते हैं। फिर तो हमें भी सोचना पड़ता है, सच बताऊं बहुत सोचना पड़ता है कि अपने विद्यार्थियों से भी कभी बात करें भी या ना भी करें। शायद मैं आपके लायक हूं भी अब या नहीं भी हूं, तो कल तो आप तो बाबूजी हो जाओगे। हम क्या, हम तो मास्टर के मास्टर ठहरे। वही मास्टर, वही बगल में एक झोला, वही एक साइकिल, वही एक छाता, हम तो मास्टर के मास्टर ठहरे। तो बच्चे या ना बच्चे नहीं जानता, पर छुट्टी हो गया यहाँ पर सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो गया, कितनी सहज, और मैं डीज एंड 7 डीज रहा हूं मैं, जाकर मैं आपको उन, और ये कुछ एक नागरिक के रूप तो कुछ तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन कक्षाओं में शायद अधिकतम जाना है। तो दोस्तों ये हैं चाइना महोदय जो आपको दिख रहे हैं, अच्छे से देखो। मजे की बात यह है कि इसकी जितनी भी सीमाएं हैं, जिन जिन राष्ट्रों के साथ लगती हुई इसकी सीमाएं हैं, जिस जिसके साथ लगती हुई, टेलीग्राम आईडी आज बताएंगे बेटा, पक्का बताएंगे, 100% बताएंगे, 100% बताएंगे। जिस जिसके साथ लगती हुई सीमाएं हैं वह तमाम सीमाएं विवादित है। दोस्तों कितने मजे की बात है कि मेरा जितना भी पड़ोसी हो, मेरे जितने भी रिश्तेदार हो, मेरे जितने जानने वाले हो, मेरा सबके साथ विवाद हो और मैं कहूं कि मैं विक्टिम हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से। फिर मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक ऐसा राष्ट्र जिसका जिस राष्ट्र के साथ सीमा लगती है वही विवादित है। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके साथ इसकी सीमा का विवाद नहीं है। और फिर ये क्या कहता है, लोगों ने अन्याय इसके साथ किया है। क्या कहा है, लोगों ने अन्याय इसके साथ कहा। अरे रे दुष्ट पापी, जो इंसान, जो राष्ट्र, जिसके रहने वाले लोग मां की कोख से निकले हुए नौनिहाल शिशु का मांस खा जाते हो। सुनने और समझने की कोशिश करना दोस्तों, जिस लेवल पर पहुंचाना चाहता हूं। जिस राष्ट्र पर रहने वाले लोग मां की कोख से जन्मे नौनिहाल शिशु का मांस खा जाते हो, जन्म भी ना लिया हो, जन्म से पूर्व एबॉर्ट करके नौनिहाल शिशुओं का मांस खाना पसंद करते हो, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों से किस मानवता की अपेक्षा करेंगे, किस मानवता की अपेक्षा करेंगे। कहेंगे ना कि दिल भी मिलेंगे ना दोस्तों तो फासले के साथ मिलेंगे। ध्यान रखना, बीच बीच में कहता रहता है कि दिल्ली को यह याद रहना चाहिए कि बीजिंग के साथ संबंध बुरे हो सकते हैं, बीजिंग के साथ हमारे संबंध नेक रखे कब है तुमने, बता तो दे कि बीजिंग के साथ दिल्ली के संबंध नेक रखे कब है तुमने। अरे भाईचारे का हाथ तो हमने बढ़ाया था, भाईचारे का भाव तो हमने पैदा किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो हमने दिया था, तुमने क्या दिया था मुझे सब पता है।
मुझे सब पता, तुमने तो केवल खंजरें ली हुई थी और हम हर वक्त इस फिराक में थे कि कम मौका मिले और वक्त में भोंक दूं खंजर और कर दूं अपने पड़ोसी को लहूलुहान। तुम तो हर वक्त इस बहुत से बोलना चाहूंगा और बोलूंगा भी ध्यान से। क्या बोलता है बीच बीच में कि अगर भारत ऐसा करेगा तो दिल्ली और बीजिंग के बीच के संबंध खराब हो जाएंगे। अरे वुहान की एक लेबोरेटरी के माध्यम से तूने दुनिया को घुटनों पर नहीं लाया, दुनिया की मानवता को शर्मसार कर दिया है। क्या कहा मैंने? दुनिया की मानवता को शर्मसार कर दिया है तूने। तू भी कुछ बोलेगा, तू भी कुछ बोलने लायक है? तू भी कुछ बोलने लायक नहीं है रे। बस तू इतना है कि तुझे पढ़ा देता हूं, अन्यथा तू तो पढ़ने लायक नहीं। जैसे अपने आप कहते हैं ना कि जा, तुझे छोड़ दिया, तेरे बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। तो सच बोलूं तो मेरे दिल की बात बोलूं तो मैं तू तेरे बारे में कुछ कहने लायक नहीं छोड़ता, पर फिर भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मां भारती पर आई हुई आंच को समझने और जानने के लिए तुझे भी जानना तो पड़ेगा। तो जानते हैं दोस्तों, ध्यान से ध्यान से, ये राष्ट्र, ध्यान से सुनता, शुरू करूंगा यहां पर। इसके उत्तर में आपने यहां पर देखा कि उत्तर में यहां इसमें अवस्थिति है मंगोलिया की। बेटा आपने अभी देखा कि किसकी अवस्थिति है? मंगोलिया की अवस्थिति है। दिस वन मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। एक बड़ा ही विपन्न और गरीब टाइप का देश है। समझो दोस्तों बात। चंगेजी, चंगेजी धरती का भूमि, चंगेजी धरती की भूमि, चंगेजी धरती की भूमि, सुनते जाना, बहुत अच्छे से बताता हूं। चंगेजी धरती का भूमि, ये मंगोलिया। इस मंगोलिया की अगर भौगोलिक अवस्थिति देखोगे दोस्तों तो आपको यहां बताना चाहूंगा कि चीन के इस भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है क्यूलाइन शान या ग्रेट खिंगिन माउंटेन है। यहां पर क्यूलाइन शान नहीं, ग्रेट खिंगिन माउंटेन है। ग्रेट खिंगिन की अवस्थिति के कारण लगता है इसका वृष्टि छाया प्रभाव। दो कारणों से, ध्यान से सुनना। ग्रेट खिंगिन की मैपिंग करते चलिएगा। ग्रेट खिंगिन माउंटेन की अवस्थिति के कारण इस पर लगता है वृष्टि छाया प्रभाव, और वृष्टि छाया के साथ साथ कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट लगता है, अर्थात सागर से आने वाली पवनें यहां तक आती आती शुष्क हो जाती हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल यहां पर अवस्थित है, जिसे कहते हैं गोबी, जिसे क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल कहते हैं। गोबी डेजर्ट है दोस्तों, गोबियन डेजर्ट पूरा मंगोलिया, ऑलमोस्ट मंगोलिया। हालांकि मंगोलिया का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग गोबी का मरुस्थल है, मरुस्थल है, लेकिन फिर भी दोस्तों पूरा का पूरा मंगोलिया चीन एवं साइबेरिया से घिरा हुआ। उत्तर में साइबेरिया, बाकी लगभग तीन ओर से चीन से घिरा हुआ अत्यंत गरीब, विपन्न, भुखमरे लोगों का देश है, भुखमरे लोगों का देश है। मैं चाहे बात करूं तैमूरी या बात करूं चंगेजी, किसी की बात करूं, ध्यान रखना दोस्तों, मंगोलिया की कुल जनसंख्या में ऐसा कहा जाता है, मैं ये बात ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज की यहां की कुल जनसंख्या में 1/3 जनसंख्या का ब्लड चंगेज खां से जुड़ा है। चंगेज खां से जुड़ा। इतनी बर्बरता वाले लोग, इतनी बर्बरता वाले लोग कि रक्त पिपासा और जिस्म पिपासा, दोनों शब्दों को समझ पा रहे हो बेटा? बहुत मस्ती से खोलकर आज की कक्षा को पढ़ना कि रक्त पिपासा और जिस्म पिपासा, बस इतनी ही दो चीजों पर जिंदगी सिमट कर रह गई। अरे देख उस भारत की महान सत्ता को, जिसमें राजाओं ने जब चक्रवर्ती सम्राट का रूप धारण किया तो धम्म अपना लिया, प्रभु के चरणों में अपना शीश नवा दिया, और तुमने क्या किया? तुमने जिस्म पिपासा बढ़ा ली, महिलाओं के जिस्म से अपने मानस पटल को शांत करने की कोशिशें करने लगे। तो ऐसा कहा जाता है बेटा कि आज की 1/3 जनसंख्या का डीएनए टेस्ट देखते हैं तो उसमें से चंगेजी डीएनए प्राप्त होता है, अर्थात उसने उस समय यहां रह रहे लोगों के अधिकांश लोगों के साथ, महिलाओं के साथ व्यभिचार किया। और क्यों इतना आक्रांता था, आक्रोश क्यों इतना था? क्योंकि भूखा था। हमारे यहां भी एक कहावत है, भूखे भजन ना हो ही गोपाला, मतलब भूखे पेट भजन नहीं होती, मन आक्रोशित एवं आक्रांतित होने लगता है, और उस आक्रांतित भाव से यह जाता किसके पास? चीन के पास जाता। कुछ नहीं था उसके पास। फिर से सुनना, कहां जाता? चीन के पास जाता। नहीं था, कुछ नहीं था इसके पास। सुनते जाना दोस्तों, जब चीन के पास जा नहीं सकता तो मध्य एशिया में जाता ना। मध्य एशिया में भी कुछ नहीं था, केवल खानाबदोश जीवन करने वाले मुस्लिम जनजातीय लोग यहां पर रहते थे। तो और कहां जाता? भूख पिपासा शांत करने के लिए। उधर की भूख शांत करने के लिए कहां से धन संचय करता? तो कहां जाता दोस्तों? इसे पास में मिलता था सिंधु के पार भारत का भौगोलिक प्रदेश। कौन मिलता था? सिंधु के पार भारत का भौगोलिक प्रदेश। तो यह भी सिंधु के पार भारत के इस भौगोलिक प्रदेश पर आक्रमण करने की निरंतर योजना बनाता, और जिस क्षेत्र से गुजरता दोस्तों उस क्षेत्र में पूरा कत्लेआम मचाता हुआ आगे बढ़ता। लूटा, भारत के धन को लूटा। ध्यान से सुनते जाना, लूटा इसने, भारत के धन को लूटा। लेकिन कब लुटेरे अमीर हुए हैं मुझे यह भी तो बता दो। आप कहोगे नहीं सर आज ये नियम लागू नहीं होता। आज सफेद पोश वाले बहुत से लुटेरे हैं जो काफी अमीर है। आप जानो, मुझे तो नहीं पता। जब तक प्रमाण नहीं है तो मैं ऐसी बात करता नहीं, जब तक प्रमाण नहीं है तो ऐसी बात मैं करता नहीं। क्योंकि जस्टिस वर्मा के केस के बाद अब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सफेद पोश के साथ काली कोट पर भी लगने लगा है। क्वेश्चन मार्क पर मैं बात करता नहीं। क्वेश्चन मार्क। युवराज ने पूछा है कि क्या सर हर क्रूर को भारत ही मिलता था? भारत ही मिलता था क्योंकि इसने अपनी सहिष्णुता अपनी संस्कृति के आदिकाल से अपने आप पर ओढ़ रखी थी। सहिष्णुता, सद्भाव, भाईचारा, मानवता, बंधुत्व। अदरवाइज दोस्तों अगर ऐसा ना होता तो इस धरती पर रह रहे लोग ही इसको आंखें तरेर करना देख रहे होते। ध्यान रखना, आंखें तरेर करना देख रहे होते।
कुछ लोग इसकी सहिष्णुता के भाव के साथ ही भारत को भारत न मानकर धर्मशाला मानते हैं, ध्यान रखना। और उसमें भारत के विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का आपस में बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा योगदान है। ओके, चलो आओ यहां पर देखो, तो ये यहां पर आक्रमण करते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी स्थिति वैसे ही दुर्दिन की दुर्दिन बनी रही, और यहां तक कि जब चीन अपने आप को इवॉल्व करने लगा तो उस समय पर उसने यहां के लोग इस भाग पर ना आ पाए, तो एक लंबी सी दीवार इसके सहारे बना दी, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और नीचे से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या कहते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तो आपने क्या देखा यहां पर, ग्रेट खिंगिन माउंटेन देखा, मंगोलिया देखा, उलान बटोर देखा, और इसके साथ ग्रेट वॉल यहां दक्षिण में देखें, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखोगे दोस्तों, और ये गोबी डेजर्ट का हिस्सा है, गोबी डेजर्ट का भाग है। अभी आउटलाइन बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनते जाना, बहुत अच्छे से। गरीब विपन्न लोगों की भूमि है, गरीब विपन्न। फिर से ध्यान से देखना, जब आप इस भाग में हो तो यहां याद रखना, ये चीन का, देखो यहां पर आओ जल्दी से, ये चीन का है येलो सागर, येलो सी, देखो चलो पीला सागर देखो, यहां मंचूरिया दिखाना चाहता हूं जिसके लिए यहां आप आओ, मंचूरिया मंचूरिया दिखाना चाहता हूं जिसके लिए यहां आओ, फिर यहां से लौटते हुए सीधे सीधे यहां से लेकर यहीं तक आपको पहुंचा देंगे। समझ में आई बात की नहीं? अब येलो सी के साथ ये जो खाड़ी लगी है बेटा, इसको कहते हैं बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। आकाश मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम एंड शुभाशीष, ईश्वर आपको जीवन भर खुशियां प्रदान करें, सुख प्रदान करें, सफलताएं प्रदान करें, प्रार्थना है, निवेदन है उनसे। तो बोहाई की खाड़ी आपने देखा, और ध्यान से आप कुछ नदियों को दिखाऊंगा दोस्तों। यहां पर चीन के उत्तरी भाग में एक नदी है जिसका नाम है आमुर नदी। कौन सी नदी है? आमुर नदी नाम, आमुर। ये आमुर नदी देखो, ये जो हिस्सा है रशिया का है और साइबेरिया का है। आमुर नदी यहां पर साइबेरिया एवं चीन का ये मंचूरिया प्रांत है, ये जो प्रांत देख रहे हैं ये मंचूरिया प्रांत है। मंचूरिया प्रोविंस को अलग कर देती है, बेसिकली मंचूरियन प्लेन में कहूं, मैदान की बात करूं कि मंचूरियन मैदान कहलाता है, मंचूरिया मैदान को अलग कर देता है। आमुर नदी, आमुर रिवर, आरवी लिख देता हूं रिवर को, ठीक है। और आगे बढ़े, सोनू कुमार जादौन, भौगोलिक परिस्थिति नहीं भूभौतिक परिस्थिति, इन्हें क्रूर बनाने में भूभौतिक परिस्थिति का ही योगदान है। क्रूरता हमेशा भौतिक परिस्थितियां ही लाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक नदी, ये जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया एवं चीन के बीच एक नदी है जिसका नाम है यालू जियांग। क्या नाम है इस नदी का? यालू जियांग, यालू जियांग है, यालू जियांग नदी है जो उत्तर कोरिया एवं मंचूरिया प्लेन के बीच सीमा का निर्माण करती है। यालू जियांग, चीन को समझो बेटा, चीन को समझो, चीन को हमेशा ध्यान रखना, अपना मित्र राष्ट्र हो उसे भी ठीक से जानना चाहिए, अपना दुश्मन राष्ट्र हो उसे भी ठीक से जानना चाहिए। अभी तक आपने बांग्लादेश को ठीक से नहीं जाना था, बांग्लादेश को ठीक से बताऊंगा। यूनुस, तेरे शब्दों का एक एक शब्द का बदला लूंगा, ध्यान रखना। हमने बहुत दिखा लिया दरिया दिली, बहुत दिखा लिया बड़े भाई होने का रिश्ता हमने, पर तुमने तो केवल मौके मिलो तो खंजर ही घोपे, और जा मिल, सही बताऊं जा मिल नहीं बैठा। मुझे ये नहीं लगता है कि ये जाकर चीन के साथ मिल बैठा, मुझे तो लगता है कि जाके चीन के गोद में बैठ गया है। अरे बेशर्म, गोद में भी बैठना था तो जाके किसके बैठा? ओके, ध्यान से, यालुजियांग रिवर है यहां पर, यालुजियांग रिवर है। फिर से बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। यहां पर दोस्तों, यहां पर ये वाला जो पेनिनसुला है, ये वाला जो आइलैंड एंड पेनिनसुला, ये शाखालिन है। जब साइबेरिया दिखा रहा था तब भी बताया था। और ये वाला जो हिस्सा है ये कामचटका है, इसको क्या बोलते हैं? कामचटका। तो ये कामचटका पेनिनसुला, ये शाखालिन पेनिनसुला है, और इनके बीच सी ऑफ ओखोटस्क है। पूरी मैपिंग अच्छे से करो। एक बच्चा पूछता है, जन्नत परवीन पूछती है कि मोहम्मद यूनुस कौन है? बेटिया कोई नहीं है यार, क्यों पूछेगी, क्या करेगी अपना, जब तुझे ये नहीं पता क्या करेगी बेटा, बताओ। ऐसे भी तुम लोग बच्चे अगर रहोगे, कोई बात नहीं, मैं तुम सब लोगों को, तुम सब मेरे बच्चे हो बेटा, मैं तुम सबको पाल पोस लूंगा। बस ध्यान रखो कि जो शब्द कहता हूं बस उसकी महत्ता को बस जानो। सुमित कुमार बोहट कहता है कि यूनुस के अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तलवे चाटने के संबंध हैं, पक्का पक्के हैं, भीख मांगने के संबंध हैं, पक्के पक्के हैं, पक्के पक्के हैं। शब्द तो मेरे पास कुछ और भी है बेटा, पर कोई बात नहीं। अच्छा, संबंध किस चीज का है छोड़ो। तो सी ऑफ ओखोटस्क हो गया, यहां शाखालिन है, यहां कामचटका है, ये साइबेरिया के अंग है। ध्यान रखना, यहां जो आप ये देख रहे हैं ना, खाबारोस्क और ये व्लादिवोस्टक, खाबारोस्क और व्लादिवोस्टक, तो याद रखना ये व्लादिवोस्टक के आसपास का सारा समुद्री तट पेट्रोलियम भंडार से भरा पड़ा है। व्लादिवोस्टक संपूर्ण रशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग का केंद्र है। फिर से सुनना, सबसे बड़ा केंद्र। दोस्तों इधर आओ, तो इधर आओ, फालतू की बात नहीं, यहां पर आओ सब और क्लास को पढ़ोगे। आपस में अगर गपशप करोगे, वार्तालाप करोगे तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, प्लेन पढ़ा के चला जाऊंगा। सिंपल ये लो चाइना खत्म, ये लो जापान खत्म, ये लो ये खत्म। पढ़ो ध्यान से, यहां पर बंद करो कमेंट से सब, आपस में गपशप नहीं चलेगी। अरे उसने पूछा कि यूनुस कौन है, तो मुझे जवाब देना, आप क्या जवाब देते हो? मुझे जवाब देना, आप पढ़ो अपना काम करो। फिर से यहां पर आओ, यहां पर दोस्तों ये पूरा तटवर्ती क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार से युक्त है, और याद रखना कि रशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग सेंटर ये व्लादिवोस्टक ही है इस समय पर। फिर आगे आओ, फिर आगे आओ। यहां मैं इतना कहना चाहूंगा कि रशिया के इस व्लादिवोस्टक और आमुर नदी से घिरा, दक्षिण में यालुजियांग एवं पश्चिम में ग्रेट खिंगिन माउंटेन से घिरा ये वाला क्षेत्र जो है चीन का, ये कहलाता है मंचूरिया मैदान।
ये क्या कहलाता है? मंचूरियन प्लेन कहलाता है। तो ये मंचूरिया मैदान है। ये मंचूरिया मैदान बेसिकली पशुपालन के लिए जाना जाता है। पशुपालन के लिए जाना जाता है। चीन में ये पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। मंचूरिया है, मंचूरिया का क्षेत्र है, मंचूरियन प्लेन है, ये पशुपालन के लिए जाना जाता है। पर यहां पर ये बोहाई की खाड़ी के उत्तर में 3 नगर हैं। बोहाई की खाड़ी के उत्तर में शेनयांग, आनशान, फुशुन, ये 3 नगर हैं। शेनयांग, आनशान, फुशुन, इन तीनों को अगर आपस में मिला दें तो त्रिभुज बन जाते हैं। शेनयांग, आनशान, फुशुन। भावना पाल, मोस्ट वेलकम बिटिया, मोस्ट वेलकम। सदा शुभाशीष बेटा, तुम लोग बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है बेटा? नहीं, कुछ कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं ताजवीर, तेजवीर तो मैं लिखाऊंगा ना बेटा, नहीं मिलेगा, एटलस में नहीं मिलेगा, पर शेनयान, आंगशान, फुशुन, ये 3 मिल जाएंगे जहां तक है। माही पूछती सर क्या यहीं से मंचूरियन की उत्पत्ति हुई? हाँ बेटा, हाँ। मंचूरियन जो तुम लोग खाते हैं, मंचूरियन जो तुम खाती हो चाइनीज फूड के अंतर्गत आता है। अरे राज, पढ़ाऊंगा बेटा जब तेलंगाना पढ़ाऊंगा, अभी वहां क्यों हो? अभी यहाँ आ जाओ, अभी यहाँ आ जाओ, अभी इसको पढ़ाऊंगा, बताओ तेलंगाना बताना शुरू करो। तुम्हारी बुद्धि भी कहां फिर गई है यार, घास छीलने चली गई लगता है कि ये पढ़ाते पढ़ाते बताओ तेलंगाना में कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तेलंगाना की उस घटना का भी जिक्र करूंगा। ये त्रिभुज बना दिया ना, इस त्रिभुज के साथ आप यहां पर लिखेंगे गोल्डन ट्रायंगल ऑफ चाइना, लिखो इसको, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ चाइना। ठीक है, लिख दिया आपने गोल्डन ट्रायंगल। बोहाई की खाड़ी है। अब बोहाई की खाड़ी के किनारे पर ही इसकी राजधानी बीजिंग एंड इसका जुड़वा नगर तियानजिंग अवस्थित है। किनारे पर ही, जितना बोल रहा हूं उतने बस देखना। अभी क्या है? बीजिंग एंड जुड़वा नगर तियानजिंग अवस्थित है, तियानजिंग अवस्थित है। बीजिंग के साथ, ध्यान से रखना, बीजिंग के साथ बेसिकली चीन का जो ये वाला क्षेत्र है, चीन का जो ये वाला क्षेत्र है, ये शैंगशी शांगशी वाला क्षेत्र है, शैंगशी शांगशी वाला क्षेत्र है, जहां से चीन सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अब ये गोल्डन ट्रायंगल जो क्षेत्र है, इस गोल्डन ट्रायंगल से चीन दुनिया का सर्वाधिक आयरन स्टील प्रोड्यूस करता है। इस क्षेत्र से दुनिया का सर्वाधिक आयरन स्टील का प्रोडक्शन आनशान शेनयान फुशन ट्रायंगल से करता है। एक आपने रशिया में गोल्डन ट्रायंगल पढ़ा था, आपने यहां पर चाइना का पढ़ा। क्यों? क्योंकि दुनिया का सर्वाधिक ये क्या उत्पादन करता है? आयरन स्टील का प्रोडक्शन करता है, जिसके लिए शैंगसी एवं शांगशी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति होती है। शैंगसी एंड शांगसी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। फिर से आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी, इस भाग पर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी यहां है, ध्यान रखना। एक प्रमुख नदी जो सबसे बड़ा विसर्प का निर्माण करती है, नदी है येलो सी। येलो सी के साथ येलो रिवर जिसे कहते हैं। येलो रिवर का वास्तविक नाम ह्वांगहे है। फिर से बोलना चाहूंगा, ये नदी ह्वांगहे रिवर है, पहले इसको ह्वांगहो कहते थे, अब इसे ह्वांगहे कहते हैं। ह्वांगहे नदी दुनिया का सबसे बड़ा विसर्प बनाने वाली नदी है। जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये ह्वांगहे, चीन की दूसरी लंबी नदी है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लोएश प्लेटू है, लोएश पठार है, लोएश प्लेटू, लोएश पठार है, लोएश पठार है। लोएस पठार की मिट्टी पीले रंग की है, तो जब ये प्रवाहित होती है तो वो मिट्टी जल में मिल जाती है, और जल में मिलने की वजह से पानी का रंग पीला प्राप्त होता है, इसीलिए इस नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। और जहां जाकर जल विसर्जित करती है तो जल का रंग और तली का रंग भी पीला है, इसलिए उसे येलो सी कहते हैं। तो पीत नदी है, ह्वांगहे नदी है। इसकी विशेषता और भी है, यह आरंभ में बाढ़ के लिए कुख्यात थी, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी बेटा, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी, बाढ़ की विभीषिका के लिए बर्बाद थी, कुख्यात थी, इसलिए इसे शारो ऑफ चाइना कहते थे। लेकिन चीन ने इसमें इतने बांध बनाए कि बांध बना बनाकर बाढ़ के जल को रोक लिया, और उन बांधों का जल का प्रयोग, उन बांधों के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए करने लगा, पेयजल के लिए करने लगा, औद्योगिक आपूर्ति के लिए करने लगा, मत्स्य उत्पादन के रूप में करने लगा। तो इस समय पर यह नदी मून ऑफ चाइना कहलाती है, MOON, मून ऑफ चाइना कहलाती है। क्या कहलाती है नदी? मून ऑफ चाइना। यही ह्वांगहे नदी लोएश प्लेटो क्षेत्र पर जो पूरा पठार है, इसके आसपास का जो पूरा पठार है बेटा, ये वाला पूरा पठार है, ये लोएश का पठार है। लोएश कहलाता है वातोड़ मिट्टी है, पवनों के निक्षेपण से, गोभी मरुस्थल है ना, यहां पवन जब चलती है तो पवने जो लगातार हजारों वर्षों तक अपने धूल कण जमा करती है, उन धूल कणों के जमाव से जो मैदान निर्मित होता है उसे लोएश मैदान या लोएश पठार कहते हैं। ये वाला पूरा क्षेत्र लोएश प्लेटो है। फिर से आगे बताऊंगा, चीन के इस भाग में प्रवाहित होती है, जो कि पूर्वी तिब्बत से निकलती है नदी। इस नदी का नाम है बेटा, पहले नाम था चांगजियांग, ध्यान से, पहले इस नदी का नाम था चांगजियांग, फिर इस नदी का नाम हुआ यांगटी सिक्यांग,
अब नाम है इसका चियांग जियांग। एक ही नदी है, अलग अलग समय पर नाम बदला, बट ज्यादातर लोग आज भी इसे यांगटी सिक्यांग के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये यांगटी सिक्यांग। टीना ने पूछा है सर ये नाम कैसे याद करें, जैसे मैंने याद किया। चीन मेरी धरती नहीं है बिटिया, चीन मेरे लिए वैसी ही धरती है जैसे तुम्हारे लिए। पहली बार जब मैं सुना चांग जियांग चियांग जियांग यांग टिंग चिंग, तो मेरे भी माथा सनक गया, रे बाप रे बाप, ये क्या है चिंजिन जिंजिन। ये चिंजिन जिंजिन बिंजिन जिंजिन मुझे भी याद नहीं होता था बेटा, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाता है। ये मानव मस्तिष्क ही है, सब याद करता है। टीना पढ़ो तुम। तो यांगटी सिक्यांग, और इसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है। थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस, इसी नदी पर। ध्यान रखो दोस्तों, इस नदी के पश्चिमी भाग में, यहां पर अब इस भाग की बात करना चाहूंगा, इस नदी के पश्चिमी भाग में ये चेंगडू है। चेंगडू, चेंगडू को राइस कैपिटल ऑफ चाइना कहते हैं। चेंगडू को क्या कहते हैं? राइस कैपिटल ऑफ चाइना कहते हैं। और जहां पर है ये सिचुआन प्रोविंस है। चेंगडू की अवस्थिति कहां पर है? सिचुआन प्रोविंस में, सिचुआन बेसिन का क्षेत्र है चेंगडू। तो सिचुआन बेसिन को राइस बाउल ऑफ चाइना कहते हैं, सिचुआन बेसिन जहां पर चेंगडू है। और चेंगडू उसमें राइस कैपिटल ऑफ चाइना है। राइस कैपिटल ऑफ चाइना है, राइस कैपिटल ऑफ चाइना, राइस कैपिटल ऑफ चाइना। बहुत अच्छे से सब कुछ ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से। तो आपने देखा जितनी बातें अभी उतनी ही देखिएगा। वर्तमान में किया क्या गया है कि दुनिया की सबसे लंबी नहर, मानव निर्मित नहर बनाई गई है। ध्यान रखना यहां पे, दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर बनाकर इन दोनों नगरों को, इन दोनों नदियों को आपस में नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। और इसे कहते हैं ग्रांड कैनाल। क्या कहलाती है नहर? ग्रांड कैनाल। नेहा नहीं मिल रहा होगा बेटा, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, लिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही होंगी, बट यहां पर वुहान जरूर मिल रहा होगा। जहां पे मैंने ग्रांड कैनाल को जोड़ा है, ये वुहान देख लो, यहां पर वुहान। यहां चेंगडू देख लो, यहां वुहान देख लो, बहुत ना मिले बेटा, वुहान देख लो। वुहान के बाद नानजिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नानजिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के बहुत सारे विद्यार्थी यहां पढ़ने जाते हैं। योग्यता, वेलकम बेटा। ठीक है, तो यहां पर नानजिंग है, बट इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसके मुहाने के पास देख लो, यहां पर शंघाई की अवस्थिति है। संघाई, संघाई अवस्थित है, संघाई। तेजवीर, मैप में उतनी चीजें है नहीं बेटा, तो नहीं देखो, जो मिल रहा है बस उतना देखो। मैप में उतनी चीजें है नहीं ना जितनी मैं बताता हूं। सुनो, ये जो हुआंगहो नदी है, हुआंगहो नदी को यांगटी सिक्यांग नदी से जोड़ती है ये ग्रांड कैनाल। बीजिंग के पास से बनाई गई है, बीजिंग के पास से बनाई गई है, बीजिंग या नानजिंग के पास से। ठीक है, पृथ्वी, कितना सुंदर नाम है बेटा तुम्हारा, वाह वाह, पृथ्वी। वेलकम बेटा पृथ्वी, खुश हो गया बेटा तुम्हारा नाम देखकर, वाह वाह वसुंधरा। बढ़ता हूं फिर से आगे, एकदम आराम से इसलिए चल रहा हूं, बहुत नाम है बेटा। आप बोलो तो फटाफट फटाफट करके खत्म करा दो, लेकिन इतने नाम को मस्तिष्क को अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है ना। ठीक है, केशव पढ़ा देंगे, चलो। ठीक है, यहां आप आगे देखो, यहां आगे देखो, इसी तट के साथ आगे देखोगे, ये जो लगा है सागर का क्षेत्र, ये है ईस्ट चाइना सी, ये है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो आपने यहां देखा पहले बोहाई की खाड़ी, फिर येलो सी देखा, फिर ईस्ट चाइना सी देखा, फिर ईस्ट चाइना सी देखा। अभी जापान सागर इसलिए देखा कि जापान दिखाऊंगा तब जापान सागर बता दूंगा। पर यहां जरूर एक चीज मुझे दिखाना भूल गया जो जरूरी था बेटा, जापान के साथ फिर बाद में दिखा पाऊं कि नहीं। बेसिकली ये कामचटका पेनिनसुला से लगे हुए छोटे छोटे आइलैंड्स ग्रुप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स ग्रुप हैं, जिन्हें क्यूराइल आइलैंड कहते हैं। कौन से आइलैंड कहते हैं? क्यूराइल आइलैंड कहते हैं। क्यूराइल आइलैंड के उत्तरी भाग को रशिया शासित करता है और उसके दक्षिणी भाग को जापान शासित करता है। क्यूराइल आइलैंड के उत्तरी द्वीपों पर रूस का अधिकार है, जबकि दक्षिणी द्वीपों पर जापान का अधिकार है, जापान का। क्यूराइल आइलैंड कमचटका से लगे हुए हैं ये, जो ओखोटस्क सी को घेर कर रख लेते हैं, ओखोटस्क सी को घेर कर रख लेते हैं। फिर लौटाता हूं आपको वहीं पर। जब यहां लौटोगे तो ये नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ प्योंगयांग इसकी कैपिटल देख लेंगे। फिर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया में इसने सियोल को ना देकर केवल बुसान को दिया है, तो बुसान है, मसान है, सियोल है। थोड़े समय पहले तक ये पूरा टॉपिक मैपिंग का ज्योग्राफी ऑप्शनल में हुआ करता था, विश्व मानचित्र, थोड़े समय पहले तक।
और इसके बारे में कई नगरों को, छोटे छोटे नगरों को भी दिखा करते थे। जीएस में उतना जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बेटा नहीं दिखाते, अन्यथा मैं यहां पर छोटे छोटे नगरों को भी दिखा दिया करता था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों मिलाकर कोरियन पेनिनसुला कहलाते हैं। जैसे कमचटका पेनिनसुला, शक्लिन पेनिनसुला, वैसे ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को मिलाकर कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है। फिर कुछ ले आते हैं आपको, ये आप देखो, यहां आ जाओ, थोड़ा सा यहां जाओ, ये जो भाग मैंने दिखाया, ये जो भाग मैंने दिखाया, दिस वन, इस भाग को मैंने आपको कहा, ये यहां जो भी अवस्थित है, ये सब किसके अंग हैं? मंचूरियन प्लेन के अंग हैं। ये मंचूरियन प्लेन है। राज्यों के संदर्भ में भी देखो, कुछ और बातें बतानी है। यहां देखो बेटा, ये मंचूरियन प्लेन की। अब यहां के आपको राज्य याद करने की जरूरत नहीं है, पर राज्य इसका एक ये याद करना जिसको मैंने बताया शांक्षी, और एक ये याद करना शैंक्षी। ये दोनों के दोनों राज्य इसलिए याद करना है क्योंकि ये दुनिया में इस समय पर कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है, दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक है। फिर हमने ये बताया कि बोहाई खाड़ी के उत्तर में, यहां पर बोहाई खाड़ी के इस उत्तरी भाग में आपको बताया शेनयांग जैसे दिया है, तो शेनयांग, आंगशांग, फुशुन, ये तीनों मिलकर आपस में एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इसके आसपास का भौगोलिक प्रदेश लौह अयस्क का उत्पादक है, तथा यहां इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के यह तीनों नगर दुनिया भर में इस समय आयरन स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े उत्पादकों में से है बेटा। स्वीटी वेलकम, वेलकम बेटा। पंडित अर्जित त्रिवेदी, पता नहीं बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो। मोहम्मद फैजान, हो रहा है बेटा, हो रहा, शो हो रहा। मनशिखा सेन, तो याद कर लो बेटी, मैं याद कैसे करवाऊं तुमको जब थोड़ी अवस्थितियां होती तो जल्दी याद हो जाती, जब बहुत सारी होती थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा बेटा, ऐसे याद नहीं करवा जा सकता। तुम लोग बच्चे नहीं हो कि बस उतना ही वैसे याद कराएं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग आगे बढ़ते हुए आपने यहां पर संघाई को देखा है, देख लिया संघाई, संघाई देख लिया ना बेटा, नदियों को देखा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ते 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 आप यहां पर देखोगे, ध्यान से दो को देखना है, एक देखोगे आप हांगकांग को और दूसरा देखोगे मकाओ को, हांगकांग एंड मकाओ, हांगकांग एंड मकाओ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बेटा। ताइवान के बारे में मैंने बता ही दिया कि ताइवान को चीन कहता है मेरा, ताइवान कहता बट मैं तेरा कैसे हो गया, मैं अपना हूं। तो भारत अमेरिका से तमाम राष्ट्र ताइवान से अपना अलग संबंध स्थापित किए हुए हैं, अलग संबंध है उनका अपना। गोल्डन ट्रायंगल, यस बेटा, यस पक्का, यस। फैजान, जो तुमने पूछा उस प्रश्न का जवाब यस। 12 मंथ में से 7 मंथ लगभग आपसे पढ़ रहे हैं सर, आपके बिना आधे थे ये तुम्हारा व्यंग है या कुछ और सब्जेक्ट मेरा ऐसा है बेटा, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, एनवायरमेंट भी पढ़ोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, मैपिंग भी पढ़ोगे, तो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो ये भी तो बता दूं कि जो तुमने पढ़ लिया अब लगभग 300 नंबर का पढ़ लिया मुझसे, 250 से 300 नंबर का, ऐसे को भी मिला दो तो बम बम हो जाओगे। इतना बड़ा टॉपिक जब पढ़ते हो बेटा तो थोड़ा समय देना होता है। रागनी मालवीय, बहुत अच्छा सा अगर है रिश्ता, अच्छा सा हो, जीवन साथी बहुत समझदार हो, जो बहुत हेल्प करता हो, तो कोई बुराई नहीं। हांगकांग हो गया और मकाओ हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमें कहीं और पहुंचाना है आपको। इसके बाद यहां पर एक आइलैंड देखोगे जिसको कहते हैं हैनान, और हैनान आइलैंड पूरा का पूरा समझो कि आप लोहे का बना है, ये लौह अयस्क का भंडार, लोहे का भंडार है युवराज प्रेम मिलेगा बेटा, चाटा नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके ऋतु, ओके, शुक्रिया, वेलकम बेटा। ओके, मैं जानता हूं मुझे भी कल क्लास लेनी ही पड़ेगी, पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब घड़ी की तरफ निगाह गई तो 11 बज चुके हैं। आपके साथ बातें करते, मैपिंग कराते, टाइम कैसे निकल जाता है मेरे हाथ से, टाइम कैसे फिसलता, सच बताऊं दोस्तों मुझे पता भी नहीं चलता। और जब टाइम कभी वॉच की तरफ नजर जाती तब लगता है बाप रे इतना टाइम हो भी गया, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। आपको पढ़ाते हुए मैं कैसे करूं बेटा, मैं क्या करूं कि मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊं। मुझे कल भी क्लास लेनी पड़ेगी, सॉरी मैंने कहा तो था कि आज लास्ट क्लास है, पर कल संडे में लास्ट क्लास आपके लेके आपको फ्री कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर हैनान हो गया। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर गुआंगजी आपको नहीं देखना है, पर यहाँ पर ये यूनान प्रांत देखना है, क्योंकि ये नॉन फेरिक मिनरल का बहुत बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर यूनान प्रांत में ना बेटा, यहाँ पर एक स्थान था गीजू, इसने नहीं दिया है, जीजू मत बोलना, ये जीजू बोलने लायक नहीं है आपके, गीजू है, गीजू एक नगर है इसका, गीजू, टिन कैपिटल ऑफ चाइना कहलाता है गीजू, ठीक है, ठीक है, टिन कैपिटल है यूनान। फिर से बात करता हूं दोस्तों, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। क्या याद करना है, सबसे पहले आपने यहां पर ये मंचूरिया का मैदान देखा, मंचूरिया देखा, फिर उसके बाद ये कोरियन प्रायद्वीप तो था ही, यालुजियांग नदी से अलग, फिर बोहाई की खाड़ी देखा, पीला सागर देखा, बीजिंग और नानजिंग तो देखा ही, ये बीजिंग एंड नानजिंग। इसके बाद मैं किनारे से ले आ रहा हूं, तो आपने शंघाई देखा, ताइवान देखा, हांगकांग मकाऊ देखा, हैनान देखा, यूनान देखा। और ध्यान करो, ये जो चेंगडू बता रहा था राइस कैपिटल ऑफ चाइना, ये सिचुआन पूरा प्रांत ही राइस, ये पूरा का पूरा राइस बाउल ऑफ चाइना है। अब आगे जो बताना है उसे मजे से देखना। अब इसके बीच का सारा हिस्सा, इसके बीच का सारा हिस्सा अगर मैं इसे लाइनिंग कर दूं, दिस वन, ये चाइना का मोस्ट हैबिटेबल रीजन है। चाइना का यही क्षेत्र है जो सही मामले में दोस्तों
अधिवास योग्य है, बाकी पीछे का क्षेत्र तो सारा खाली पड़ा है। यही क्षेत्र है जो अधिवास योग्य है, जहां पर लोग रहते, बाकी पीछे तो सारा खाली पड़ा है, सारा खाली पड़ा है, सारा खाली पड़ा है। ध्यान से बहुत अच्छे से समझें। यह क्षेत्र है जहां पर चीन, ध्यान रखना, जहां पर चीन चाय का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, कपास का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, सिल्क मतलब रेशम का उत्पादन इस पूरे बेल्ट से करता है बेटा, इस पूरे बेल्ट से करता है। यही क्षेत्र है जो बड़ी महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसी तरह से आप देखोगे तो वांगही नदी घाटी का क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए चीन में प्रसिद्ध है, गेहूं व्हीट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से, ये नगरों की दृष्टि से, ये औद्योगिक नगरों की दृष्टि से, इन तमाम दृष्टिकोणों से फेमस चीन का यही क्षेत्र है, यही क्षेत्र है चीन का बेटा, ये क्षेत्र है। इसके बाद जैसे ही यूनान एवं सिचुआन के पश्चिम में जाओगे तो मिल जाएगा तिब्बत, तिब्बत। बहुत अच्छे से सुनते जाना, अभी अभी कहानी तो बाकी है, अभी और आओ। क्या है दोस्तों इसमें कहानी, तिब्बत पर आओ। तिब्बत, तिब्बत के बाद ये जो है सिजियांग प्रांत है, सिजियांग भी कहते हैं इसे, और शिक्यांग प्रांत भी कहलाता है, सिजियांग प्रांत भी कहलाता है, शिक्यांग प्रांत भी कहलाता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये हिस्सा पर्वतीय है, पठारी है, मरुस्थलीय है, पूरा का पूरा ये हिस्सा पर्वतीय है, पठारी है, मरुस्थलीय है। जो बोल रहा हूं आप सुनना, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना, नहीं पिटाई खा जाओगे, पिटाई खा जाओगे मतलब सच में खा जाओगे, झापड़ वाली पिटाई खाओगे। देखना ध्यान से, यहां पर ये जो सीमा है नोटिस करो, यहां पर तो ये भी सीमा में दिखा रहा हूं, दिस वन, ये भारत की सीमा है, ये किसकी सीमा है, भारत की सीमा है। यहां तक नेपाल की सीमा है, फिर से ये भारत की सिक्किम के सहारे सीमा है, ये चुंबी वैली है, भूटान की सीमा है, फिर ये भारत की सीमा आ जाती है, जिसे मैकमहन रेखा के नाम से हम जानते हैं, दिस वन तिब्बत। और इस सीमा के सहारे यहां पर अवस्थित है द ग्रेटर हिमालय, ये वृहद हिमालय का क्षेत्र है, दिस वन ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ग्रेटर हिमालय यहां पर अवस्थित है, बेसिकली दोस्तों यहां पर अवस्थित है एक दूसरी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है कुनलुन शान, और यहां पर है क्यूलाइन शान, कुनलुन एवं क्यूलाइन, कुनलुन एवं क्यूलाइन। मैपिंग में देखोगे होंगे जरूर, देखता हूं मैं। कुनलुन शान है, फिर उत्तर में ये जो दिखा रहा है क्यूलाइन शान है, ठीक है, कुनलुन शान है और क्यूलाइन शान। तो आपने क्या देखा, कुनलुन शान। तो ध्यान रखो यहां पर कुनलुन शान एवं हिमालय के बीच में अवस्थिति है तिब्बत पठार की, तिब्बत पठार की। इसका मतलब तिब्बत क्या हो गया, अंतरा पर्वतीय पठार हो गया। फिर से क्या हो गया, चौधरी विवेक, कितनी घटिया सी तुलना किया है रे मूर्खचंद, थोड़ी सी विवेक लगा। मानसी साहिनी पूछ रही है कोई जौनपुर से है क्या, जितने लोग जौनपुर से होंगे ये सबसे परिचय कर लेगी। मनीषा, मानसी नहीं, मतलब अद्भुत उल्लू उल्लू टाइप के क्लास में बच्चे हैं, पढ़ेंगे नहीं, ये जौनपुर वालों से रिश्ते खोजेंगे अभी। एक शिक्षक है जो मां भारती की सौगंध दिखाता हुआ नहीं थकता, भारत को अपनी धरती मानता है, ये कोई जौनपुरी है तो कोई कौन, कोई बनारसी है तो कोई जौनपुरिया है, कोई प्रयागराजी है तो कोई कुछ और है। इतना छोटे छोटे हिस्सों में बंटने की आदत हो गई है कि कहां से न्यूक्लियर फैमिली ना बने। अरे जितने क्लास में है बिटिया मनीषा, सब के सब जौनपुरिया है, बताओ बेटा किसका किसका क्या क्या परिचय होगी, पढ़ ले क्लास में बेटा। मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे बिटिया भी फोन लिए पढ़ रही है तो यहाँ जौनपुरियों का खोज निकाल कर रही है। देखो यहाँ पर आ जाओ यहाँ। तो ये है, फिर से याद रखना है कि तिब्बत का पठार हिमालय एवं कुनलुन शान के मध्य अंतरा पर्वतीय पठार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एवं ऊंचा अंतरा पर्वतीय पठार है, जिसकी राजधानी ल्याशा है, जिसकी राजधानी ल्याशा है। आओ यहां पर, ल्याशा है। इस तिब्बत पठार के पश्चिम की ओर यहां पर कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर एवं राकश झील के पास से निकलती हैं नदियां। ग्रेट ग्लेशियर से इधर की ओर निकलकर चली जाती है सिंधु, इधर की ओर राकश के आसपास से निकलकर चली जाती है सतलज, और इधर की ओर निकलकर चली जाती है एक नदी जिसे यहां पर कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं इधर की ओर जो जाती है नदी, सांगपो। सांगपो जैसे ही यहां पर यांग्याप दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, इसे कहते हैं दिहांग, और यह दिहांग जैसे ही अपनी सहायिका दिबांग से मिलती है, दिबांग के बाद बन जाती है ब्रह्मपुत्र, दिबांग के बाद बन जाती है ब्रह्मपुत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा प्रवाह का क्षेत्र कहां पर है, तिब्बत पठार में। और इस समय पर तिब्बत के पठार में अनुचित तरीके से अधिकार स्थापित किया हुआ है चीन। तिब्बत कभी नहीं मानता मैं तेरा हूं। तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध तो हमेशा हमेशा से भारत के रहे हैं। तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध किससे रहे हैं बेटा, भारत से रहे हैं। इतिहास के लंबे कालखंड में तिब्बत किसका अंग रहा है, भारत का रहा है।
पर कभी कभार कुछ ऐसी बातें जरूर हो जाती हैं जब हम कमजोर पड़े और हमारे नीति नियंताओं ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, तो उस अदूरदर्शिता का परिणाम था कि तिब्बत आज मूल रूप से सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़े होने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से हमारा अंग नहीं कहलाता, हमारा अंग नहीं कहलाता। बताना चाहूंगा दोस्तों, बताना चाहूंगा कि तिब्बती लोग कहते हैं कि मुझे एक स्वतंत्र ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दे। तिब्बती कहते मैं तेरे साथ नहीं मिलना चाहता, तू मेरे साथ तेरे साथ कहीं मिलने का मेरा प्रश्न ही नहीं हो रहा, तू रेफरेंडम करा ले, जनमत संग्रह करा ले। मजे की बात देखना, थोड़े दिन पहले तक आपने सुना होगा वन चाइना पॉलिसी एंड वन चिल्ड्रन पॉलिसी थी चीन में। थोड़े समय पहले तक चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र हुआ करता था। इस समय तो भारत एक्सीड कर गया है, भारत में तो जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो गई है। तो चीन अपनी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए वन चाइना पॉलिसी एंड वन चिल्ड्रन पॉलिसी अपनाया। वन चिल्ड्रन पॉलिसी अपनाया जिससे लोग बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन चीन की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसका नाम था हान। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी थी? हान। चीन ने कहा कि हान ट्राइबल कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत कम है और ये यहाँ की मूल जनजाति है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए इसमें ये वन चिल्ड्रन पॉलिसी लागू नहीं होती। वन चिल्ड्रन पॉलिसी लागू नहीं होती, इसमें लागू नहीं होती है। अब जब इसमें वन चिल्ड्रन पॉलिसी लागू नहीं होती तो क्या करेगा? इसको पूरी जनसंख्या बढ़ाने का अधिकार है। ये हान कम्युनिटी के लोग बर्बर भी हैं, जनसंख्या बढ़ाने में माहिर भी हैं। तो आजकल चीन क्या करता है, ये तिब्बत में देखने में आया दोस्तों। इस कहानी को समझो बहुत अच्छे से, कुछ लोग तो कमेंट्स में ही व्यस्त हैं, बस रहने दो उन्हें। तो चीन क्या करता है बेसिकली कि ऐसे कोई भी क्षेत्र जो विवादित हैं और जो बार बार यह कहते हैं कि जनमत संग्रह कराइए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वहां ले जाकर हान कम्युनिटी को बसा देता है। हान कम्युनिटी को बसा देता है। इस समय अब वहां पर फिर से टू चिल्ड्रन पॉलिसी आ गई है, पर पहले वन चिल्ड्रन पॉलिसी थी, अब टू चिल्ड्रन पॉलिसी आ गई है। अब ध्यान से सुनना, तो हान कम्युनिटी को बसा देता और हान कम्युनिटी को जाकर बसा देता, और इस समय पर बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, ये ले जाकर वहां बसाता और बोलता है ये फैक्ट्री शुरू हो जा। अरे बच्चे, ये फैक्ट्री शुरू होती दोस्तों, पैदा करती बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चे, इतने बच्चे पैदा करती कि एकदम लाइन लगा देती है। तिब्बत में इसने यही किया। तिब्बत की जो मौलिक रूप की जो जाति थी, तिब्बती थे, यहाँ पर तिब्बती बौद्धिस्ट थे, इनमें जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी सामान्य दर से हो रही थी। इनकी जनसंख्या वृद्धि पर भी अंकुश लगा और वन एंड टू चिल्ड्रन पॉलिसी का नियम इन्हें भी अपनाना पड़ा। तो इनकी जनसंख्या स्थिर हो गई, या स्थिर के बाद नकारात्मक होने लगी, लेकिन हान जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बढ़ती हुई आज ये स्थिति आ गई है कि यहाँ के तिब्बती बौद्धिस्ट स्वयं हान की जनसंख्या की तुलना में दोस्तों अल्पसंख्यक होने लगे हैं। मतलब चीन इस बात की पूरी व्यवस्था बनाकर रख लिया है, तैयार कर लिया है कि अगर कभी विश्व के दबाव में हमें जनमत संग्रह कराना ही पड़ा, हालांकि कराएगा नहीं, वो किसी की बात मानता नहीं है, किसी की बात से उसको फर्क पड़ता नहीं, वो कराएगा नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि दबाव में हमें ऐसा करना हुआ कि हम बेसिकली जनमत संग्रह कराएंगे, तो फिर हम क्या कराएंगे? करा लेंगे जनमत संग्रह। और उस जनमत संग्रह में क्या होगा? हान की जनसंख्या ज्यादा है तो हान वोटिंग करेगा चीन के पक्ष में, तो ये क्षेत्र किसके साथ चला जाएगा? चीन के साथ चला जाएगा। इस तरह की नीति अपनाता है। अब दूसरी जगह भी ले चलता हूं, दूसरी जगह बेसिकली दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे, बेसिकली इस क्षेत्र में देखोगे अगर आप, तो यहां आपने कुनलुन शान देखा, कुनलुन शान देखा, यहां पर अवस्थित है तियन शान, यहां पर अवस्थित है तियन शान, यहां अवस्थित है बेटा अल्टाई शान, अल्टाई शान। ये तियन शान कुछ ऐसा है, तियन शान कुछ ऐसा, तियन शान श्रेणी ऐसे है। इसका नाम है अल्टाई शान, का मतलब होता है पर्वत, यह श्रेणी। इसका नाम होता है तियन शान, इसका नाम था कुनलुन शान, इसका नाम था क्यूलाइन शान। अब शैदाम बेसिन में बताऊं या ना बताऊं? बताऊंगा, शैदाम बेसिन भी बताऊंगा, ठीक है ना? अंशी गुप्ता, मोस्ट वेलकम बेटा, ठीक है, पढ़ो यहां बहुत अच्छे से, देखो यहां ध्यान से। तो यहां पर दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसमें कौन सा कलर दे दो? दिस वन, ये वाला क्षेत्र, तियन शान और कुनलुन शान के बीच का क्षेत्र, ये ऐतिहासिक रूप से कहलाता था तारिम बेसिन। क्या कहलाता था दोस्तों? तारिम बेसिन। इसका पश्चिम का हिस्सा कहलाता था टकला मकान, ये डेजर्ट है, टकला मकान। पूर्व का हिस्सा कहलाता था तारिम बेसिन, तारिम बेसिन कहलाता। इसका टकला मकान का पूर्व का हिस्सा तारिम बेसिन, पश्चिम का हिस्सा टकला मकान। तो तारिम बेसिन से लेकर टकला मकान के बीच यहां प्राचीन प्राचीन की बात करता हूं, यहां प्राचीन चीन की बड़ी सभ्यताएं पनपी थी, जिन्हें हम कासगर एवं खेतान कहते हैं। कासगर एवं खेतान नामक सभ्यताएं फली फूली थी। ये कासगर एवं खेतान सभ्यताओं की भूमि है, नष्ट हो गई, दुनिया जहां से खत्म हो गई बेटा, यहां वैसी कोई सभ्यता नहीं है। संजीवनी, ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश। ये काशगर खेतान की भूमि है। और दोस्तों फिर बताना चाहूंगा, यहां पर एक द्रोणी है जिसका नाम है शैदाम, शैदाम द्रोणी है, जहां पर एक झील भी है, लोक नूर। आशीष मुझे वो वाला जो लगाना था ना टेलीग्राम ग्रुप वाला, वो एक बार जस्ट वेट दोस्तों, ओके।
ओके, सॉरी दोस्तों फॉर इंटरप्शन। ये सैदाम बेसिन है। सैदाम बेसिन में यहां पर लोपनूर की अवस्थिति दिखेगी आपको। किसकी अवस्थिति दिखेगी? लोपनूर की अवस्थिति दिखेगी। लोपनूर, लोपनूर दिखेगा। कुल मिलाकर यहां अगर आप देखोगे, सॉरी, तो यहां पर आपको लोपनूर दिखेगी सैदाम बेसिन में। ये इधर वाला क्षेत्र, ये जो दिख रहा है, ये जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, ये टकलामकान डेजर्ट है और यहाँ पर प्राचीन काशगर खेतान की सभ्यताएं थी और इसका ये ईस्टर्न भाग तारिम बेसिन है। सैदाम थोड़ा नीचे है, सैदाम थोड़ा नीचे है, लोपनूर है। तो ये सैदाम बेसिन एवं लोपनूर का ही क्षेत्र है। सैदाम बेसिन एवं लोपनूर का ही क्षेत्र है जहां पर जैसे हमारा पोखरन है ना, तो जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है, चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर है ये सैदाम बेसिन के आसपास, लोपनूर के आसपास का क्षेत्र। अब आगे बात करना चाहूंगा। यहां आपने देखा अल्टाई शान, यहां आपने देखा तियन शान देखा। और ये वाला जो भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों, दिस वन, ये वाला जो है, इसको कहते हैं, ये शिक्यांग प्रांत का क्षेत्र है, शिक्यांग प्रांत है। ये शिक्यांग प्रांत पश्चिमी चीन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिमी चीन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा। यहां आप देखोगे इसकी राजधानी अवस्थित है ओरोमिकी। ओरोमिकी के दक्षिण में देखोगे तुर्फान डिप्रेशन होगा, तुर्फान डिप्रेशन होगा। अब आप देखोगे, कहोगे सर ये नाम तो सारे के सारे अब चीन जैसे नहीं लगते हैं। लोपनूर, यस, लोप का मतलब होता है झील, नूर, नूर का मतलब नूर नाम है। अब आप कहोगे सर इधर के नाम तो एक भी चीन जैसे नहीं लगते, चिन 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 कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता कि सच्चाई है कि चीन के क्षेत्र थे नहीं, चीन ने तो इन्हें हथियाया है, चीन ने तो इन्हें कब्जाया है। बहुत अच्छे से सुनना, चीन ने तो इसे कब्जाया है, बहुत अच्छे से सुनना। कहानी यहां पर आओ। बेसिकली ये उरुमकी के आसपास जो तुर्फान डिप्रेशन के आसपास का क्षेत्र है, मान लो कि दिस वन, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा हाइड्रोकार्बन से भरा पड़ा है। यहां रहते हैं दोस्तों तुर्क मूल के, मतलब तुर्कीज, तुर्क मूल के मुस्लिम लोग। उर्दू है, बिल्कुल उर्दू शब्द है, पर्शियन शब्द है, तुर्किश, पर्शियन तुर्किश शब्द है। तुर्क मूल के मुस्लिम समुदाय, जैसे यहां पर किर्गिज रहते हैं, तजाक रहते हैं और यहाँ कजाक रहते हैं, ठीक उसी तरह से यहां रहने वाला जो मुस्लिम समुदाय है उसका नाम है उइघुर। कौन सा मुस्लिम समुदाय है यहां पर? उइघुर। अगर ये स्वतंत्र होता तो इसका नाम होता उइघुर तान। क्या नाम होता है इसका? उइघुर तान। बना सकते हो मोहित? बना लो, तुम बना लो बेटा, बोर्ड में देख रहा, तुम भी बना लो, कुछ काम कर लो, कुछ काम करना चाहिए बेटा मोहित, करना चाहिए। उइघुर मुसलमान रहता है। आप सुनना ध्यान से, इस क्षेत्र के संसाधन का उपयोग तो चीन पूरी तरह से करता है, पर क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग के बाद भी लाभ बिल्कुल नहीं दिया आज तक, बिल्कुल भी नहीं दिया लाभ आज तक। चीन जानबूझकर इस क्षेत्र को पिछड़ा बनाए हुए है, पिछड़ा नहीं अत्यंत पिछड़ा बनाए हुए है। लोगों को जानवरों के भांति जीवन जीने में बाध्य कर रखा है चीन ने। पूरी कहानी को सुनते जाना। है कौन ये लोग? उइघुर मुसलमान हैं, उइघुर मुसलमान। देखो दो तरीके हैं भारत के संदर्भ में। देखो कि भारत में अगर हम बांग्लादेशियों को अगर कुछ कहते हैं, बांग्लादेशियों को कुछ कहते हैं तो कई लोगों को बुरा लग जाता है। हम रोहिंग्याओं को कुछ कहते हैं तो कई लोगों को बुरा लग जाता है, कई लोगों को बुरा लग जाता है। लगना चाहिए नहीं, एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है, अलग डिस्कशन का मुद्दा है। हम कहते केवल इतना है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो भारत में आए हैं, भारत को धर्मशाला न समझे, भारत को आश्रम न समझे, कि धर्मशाला में आया, खाया पिया, मौज मस्ती किया, बर्बाद किया और चले गए। ये हमारा भारत राष्ट्र पुरुष है, इसकी अपनी चेतना है, इसकी अपनी आत्मा है, इसकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश मत कर। तो यहां पर अवैध शरणार्थी है, अवैध है तो अपनी पहचान बता, और अपनी अवैधता की पहचान बताकर हम तेरे बारे में क्या डिसीजन लेंगे ये बात देखेंगे। बड़े प्रेम से कहते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोगों को बुरा लगता है। यहां कई भैया जी, कई बहन जी हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। चाहे ममता बानो की बात करें, चाहे किसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या और किसी की भी बात करें, बहुत बुरा लगता है। लगना चाहिए ना लगना चाहिए एक अलग मुद्दा है, पर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, समझो तुम इतने मानवता प्रेमी हो तो देखो, चलो तुमको दिखाना चाहता हूं और सारे के सारे विपक्ष को लेकर चलना चाहता हूं। कहां? चीन के इस शिक्यांग प्रांत में लेकर चलना चाहता हूं। अच्छा दोस्तों बहुत ध्यान सुनना, मैं बिल्कुल नहीं कहता तुम यहां कह रहे हो अच्छा कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा बेटा। कह रहे हो तुम, बस अभी इतनी सी बात कर रहा हूं, तो कह रहे हो तो इधर आ जाओ। फिर पाकिस्तान को भी बोलना चाहूंगा। जब भारत में कुछ भी बात होती है तो पाकिस्तान गाहे बगाहे यह कहने में, जहां हर एक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के हृदय के साथ चिपका हुआ रह रहा है, कहीं छोटी मोटी खटपट है भी तो है भी, वो पड़ोसियों की खटपट है, तो पाकिस्तान बार बार यह कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान असुरक्षित है। हे ईश्वर, तुझे सच कहते हैं, जन्नत तो छोड़, तुझे जहन्नुम में भी जगह ना मिले जहां हर एक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। जहां अभी महाकुंभ मेले में हर प्यासे हिंदू की प्यास बुझाने का काम मुसलमानों ने किया है, अपने घर से किया है। जहां हर भूखे बाल बच्चों को बिस्किट खिलाने का काम मुसलमानों ने किया है। जाति पाति और धर्म के बंधन को तोड़ उस मुसलमान को कहता है भारत में हिंदू और मुसलमान में से मुसलमान एक दूसरे से असुरक्षित है। सुनते जाना, राजनीतिक कलुषित भावनाओं को देखना। भारत में भी कई नेता हैं
सत्ता और विपक्ष में सबकी बात करना चाहूंगा। कई नेता जो बार बार बोलते रहते हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान, क्या यार ये कौन सा तराजू लाया तूने? तेरे पास कौन तराजू दे दिया है इतना सारा नापने तौलने के लिए? सुनते जाना दोस्तों। तो कोई इसका फेवर करेगा, कोई इसका फेवर करेगा, कोई इसका फेवर करेगा। अरे भाई, जो अनैतिक है चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अनैतिकता का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और नैतिकता का समर्थन ठोक बजाकर किया जाना चाहिए। नीतिगत चीजों का प्रश्न, जिसको जिसको कहते हैं मानवता की नीति, मानवीय नीतियों का समर्थन ठोक बजाकर करना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। आज तक पाकिस्तान ने आवाज नहीं लगाई, उठाई कि आखिर चीन में उइगुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आज तक भारत के इन सब लोगों ने, जिनकी चोच बीच खुलती रहती है, आवाज नहीं उठाई कि यहां पर मुसलमानों के साथ वो क्या रहा है। मैं बता दूं अब क्या हो रहा है। बेसिकली संसाधनों का दोहन किया, लेकिन इन्हें जानबूझकर पिछड़ा रखा कि ये समृद्ध होंगे तो इनकी वैश्विक पहचान होने लगेगी, ये अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मांग करने लगेंगे और हमारे लिए संकट पैदा होगा। तो इन्हें जानबूझकर हाशिए में धकेला धर्म के नाम पर। किसने? चीन ने धकेला, चीन ने धकेला। और आगे सुनते जाना। समय के साथ जब इनसे अपनी पीड़ा, उइघुर मुसलमानों से अपनी विपन्नता, भुखमरी की पीड़ा नहीं सही गई, गरीबी कुपोषण की पीड़ा नहीं सही गई, तो इन्होंने कहा अरे भाई जब इतनी ही बात है तो मेरे क्षेत्र को अलग कर दो। जैसे ही मेरे क्षेत्र को अलग करने की बात की तो चीन ने घोषित रूप से इन्हें नाम और धर्म के साथ कि वह कोई भी व्यक्ति जो उइघुर मुसलमान है और इनका समर्थन करता है वह आतंकवादी है। सीधे सीधे जिसको जो करना है कर लो, मैं इसे घोषित कर दिया। मैं मतलब चीन कहता है आतंकवादी समूह। जब भी ये कोई आवाज उठाता है तो हजारों की संख्या में एक साथी से उठाएगा, जेल में डालेगा। और आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक फांसी देने वाला देश चीन है, हत्या करने वाला देश चीन है, और उसमें से सर्वाधिक हत्या उइघुर मुसलमानों की हो रही है। सर्वाधिक फांसी उइघुर मुसलमानों को दिया जाता है। चीन की सेना को अघोषित रूप से इस बात के लिए छूट दी गई है कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक तृप्ति अगर करना है तो चले जाओ यहां पर। पुरुषों को बंदी बनाते हैं, महिलाओं को निर्दयी लोगों के हवाले छोड़ देते हैं। सुनते जाना ध्यान से। धीरे 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 संगठित प्रयासों को करते हुए उइघुर मुसलमानों की संख्या को घटाता जा रहा है। बात आई बिल्कुल आई मानवाधिकार संगठन की। जवान उठी कि मानवाधिकार संगठन को यहां हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितनी नृशंस हत्याएं, उसका समतुल्य एक उदाहरण फिर से आ गया है। जिस प्रकार की नृशंसता और पाप की स्थिति चीन ने यहां उइघुर मुसलमानों के साथ की हुई है, उसी प्रकार की नृशंसता यहां पर बांग्लादेश ने गैर मुसलमानों के साथ की हुई, जिसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू है। अत्यंत पाप है यार। घर जला दिए जाते हैं, पुरुषों को कत्लेआम मचा दिया जाता है, बच्चों को, बाप रे इस पाप को कैसे बताएं, बच्चों को हाथ से पकड़कर पटक कर मार दिया जाता है। और आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं। मतलब पाप की पराकाष्ठा देखने को, अगर इस समय पर देखना कैसे होता है पाप, तो कुछ और नहीं देखना, चले जाओ बांग्लादेश में क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ। बांग्लादेश में चले जाओ और कुछ देखने को मिलेगा वही पाप। अगर ठीक से बांग्लादेश का पाप देखने को मिल सकता है, पर इसका नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मानवाधिकार संगठन की बात आई तो बोलता कौन मानवाधिकार संगठन, कहां का मानवाधिकार संगठन, किसके दम है कि यहां भेजेगा, कौन है जो यहां पर आकर अपनी आवाज उठाता है। कुछ पत्रकार उठ खड़े हुए, रातों रात पत्रकार कहां चले गए पता नहीं। पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया, पत्रकारों को भी जेल से फांसी की सजाएं दे दी गई, पत्रकारों की भी हत्याएं करा दी गई। इसके खिलाफ आवाज उठाकर दिखा दो भला, चीन के खिलाफ। चीन के खिलाफ सच बताऊं दोस्तों, रूहें कांप जाने वाले अत्याचार यही मानव जाति करती है, यही अत्याचार मानव जाति करती है। और खैर मानवीय पाप क्या हो सकता है यार, कोई देखना है तो इस समय पर बांग्लादेश में देख लो। बांग्लादेश में मतलब कितना मानव पिशाच हो सकता है यार। मुझे तो लगता है यार राक्षस और पिशाच भी इतना निर्दयी नहीं हुआ करते थे यार, जितना ये मानव जातियां हैं, जितना हम मानव जाति हैं दोस्तों। समझो यहां पर तो इसने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद अब थोड़े समय पूर्व से इसने क्या किया, इसे आतंकवादी समूह घोषित करके सेना का अधिकार दे दिया है कि तुम जब चाहो तब इसका नृशंसतापूर्वक दमन करो। इसकी आवाज दुनिया में कहीं नहीं जाएगी, इसकी जिम्मेदारी चीन की है। और फिर से यहां ले जाकर किसको बसा दिया, हान को बसा दिया। कहता हान तू अपना काम करना शुरू कर दे। तिब्बत में काम करना शुरू कर दिया हान ने, और तिब्बत में तो काफी हद तक सफलता भी प्राप्त कर लिया। और अब जो पीछे का मैंने आंकड़ा पढ़ा था कि हान और यहाँ के उइघुर मुसलमानों की संख्या लगभग 50-50 हो चुकी है। इसने अपना काम कर दिया, इसने बच्चे पैदा करना, फैक्ट्री मैंने बताया, फैक्ट्री बच्चे पैदा करने की, बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। और बच्चे, इसको प्रमोशन दिया जाता है, बहुत प्रमोट किया जाता है इसके बच्चे पैदा करने के लिए। और जब बच्चे पैदा किए तो लगभग संख्या अब बराबर हो गई। इनको कैसे किया गया, आतंकवादी समूह घोषित किया गया, मारा गया, दफन किया गया, फांसी में चढ़ाया गया, जेलों में ठूसा गया। इन्हें हर तमाम सुख सुविधाओं से वंचित किया गया ताकि इनकी जनसंख्या वृद्धि ना हो बल्कि घटती चली जाए। जनसंख्या घटती गई और अब हान की जनसंख्या बढ़ती गई। और आज तक न पाकिस्तान बोला होगा, न मुसलमानों के अन्य हितकारी हुक्मरानों ने कभी कहा होगा कि चीन के उइघुर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वह गलत है। एक बार नहीं बोला होगा। क्यों माइट इज राइट। आपने सुना होगा, मैंने कल आपको कहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस। सच बताएं, मुंह खोलेगा ना, चोंच खुलेगा ना तो तेरे मुंह में लाठी ठूस देगा। सुन लेना, जानते हैं अगर चीन के अगेंस्ट मुंह खुला तो जो सीपेक चल रहा ना 1 सेकंड के लिए होगा, 1 सेकंड में उसे समय नहीं लगेगा सीपेक को समझा देने में क्या है और पाकिस्तान को कह देने में क्या होगा। आगे ध्यान रखना और आगे बताते हैं। समझाना यह चाहते थे कि थोड़े समय पूर्व आप लोगों ने सीपेक की कहानी सुना कि चीन क्या कर रहा है। यहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि सीधे यहां से ग्वादर बंदरगाह से जुड़ेगा। ये सीपेक की कहानी हो गया, सीपेक हो गया दोस्तों। इसी तर्ज पर यहां पर चीन, ये म्यांमार है जिसका नाम यहां बर्मा लिखा है, इसी तर्ज पर यहां पर चीन म्यांमार से ये मांडले नैपिटा होते हुए यंगून के लिए एक विकास योजना बनाया है जिसे कहते हैं सीमैक।
क्या कहते हैं, सीमेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीमेक पर काम कर रहा है। बहुत अच्छे समझना, मैं आपको मोहम्मद यूनिस की दुर्भावना को बताना चाहूंगा। सीमेक पर कुल मिलाकर जहां से भी इसको मौका मिलता है, क्योंकि इसे पता है कि अगर मुझे कोई थ्रेट दे सकता है यहां पर तो भारत ही दे सकता है, तो जहां पर भी मौका मिलता है भारत को घेरने की कोशिश हमेशा ये करता है। ये बात यूनुस को बहुत अच्छे से पता है। तो यूनुस ने क्या कहा, मैंने आपको बताया है कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य है पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, और ये लैंड लॉक्ड देशों का, लैंड लॉक्ड राज्यों का भविष्य केवल किस पर निर्भर करता है, बांग्लादेश पर निर्भर करता है। इसलिए आप चिकन नेक, ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में आपको कहानी इंडियन ज्योग्राफी में तो बताएंगे ही, चिकन नेक पर आप बहुत बड़ा एक कदम उठा सकते हो। और चिकन नेक पर कदम तो उठाओ, बल्कि इसके सहारे आप एक और काम करो, ध्यान से सुनते जाना, इसके सहारे एक और काम करो। तो क्या काम करो, यहां पर जो ये मैंने अभी नदी दिखाई थी, दिस वन, ये नदी दिखाई थी, इस नदी के सहारे होते हुए एक आप विकास योजना बनाओ जिसे आप सी बैक नाम दोगे। क्या नाम दोगे आप, सी बैक। अब ये सी बैक क्या है, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करो। और जब आप इसका निर्माण करोगे तो ये संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश किसका होगा, ये संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश चीन का होगा। ये किसके छाया पर जीने लगेगा, चीन के छाया पर जीने लगेगा। तो कुल मिलाकर इसने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को न्योता दे दिया है कि हम तुम्हारा भरपूर समर्थन एवं सहयोग करेंगे, तुम केवल भिक्षा दे दो हमें, तुम हमें केवल भीख दे दो, उस भीख के बदले में आपको यह सीबेक निर्माण में पूरी मदद करूंगा, ताकि चिकन नेक के सहारे ये सारा का सारा भारत का भौगोलिक प्रदेश किसी और का नहीं, चीन का हो जाए। आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों अवस्थित है एक नगर, और इस नगर पर यह बोलता है कि चीन को बोलता है कि तुम आकर, एकदम देखो यहां पर है, ये अपना हो गया चिकन नेक पॉइंट हो गया, तो बोलता है कि इस बिंदु के सहारे जो यह नगर अवस्थित है, इस नगर में तुम अपना एक सैन्य अड्डा आकर स्थापित कर लो। न्योता दिया है बेटा उसको, सीधे न्योता दिया है। क्या कहता है कि यहां पर आकर अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित कर लो, और जैसे सैन्य अड्डा स्थापित करोगे ये हमेशा हमेशा के लिए जो चिकन नेक या बॉटल नेक पॉइंट है ये भयंकर अस्थिर हो जाएगा। दोस्तों 2017 में जब चीन की सेना इस चुंबी घाटी क्षेत्र में, भूटान एवं सिक्किम के बीच का जो घाटी का क्षेत्र, चुंबी घाटी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रही थी, हमने उसका इतना विरोध किया था कि चीन को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ेगा। मुझे सुषमा स्वराज की एक एक शब्द, एक एक लाइनें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, अभी भी सुनाई देती हैं कि किस कदर विरोध किया गया था, चीन को वापस लौटना पड़ा, उल्टे हाथ वापस लौटना पड़ा। जब चीन यहां वापस लौटा बेटा, ध्यान से सुनना, तो इसने न्योता अब क्या दे दिया कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, मैं अपना भौगोलिक प्रदेश दे रहा हूं, मैं अपना भौगोलिक नगर दे रहा हूं, तुम आओ और यहां पर एक सैन्य अड्डा स्थापित कर दो, ताकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू हो गए। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बेटा, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक पॉइंट कहते हैं, इस ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, मैं बेटा इतना भी कहना चाहूंगा कि मोहम्मद यूनुस इस बात को भूल रहे हैं कि इस चिकन नेक को एलिफेंट ट्रंक कब भारत बना देगा उसे पता भी नहीं चलेगा, बस हमारे शब्द की ये परीक्षा ले रहा है। और जिस दिन एलिफेंट ट्रंक बना, एलिफेंट ट्रंक बनने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को ही हम तेरे काट देंगे, जरूरत पड़ी तो, ध्यान रखना। हालांकि भारत ऐसा कुछ करने वाला नहीं है दोस्तों, भारत में कभी गलत मत, भारत को कभी दुर्भावना की नजर से देखने की कोशिश मत करना। कि अगर देखो, फिर से इसे मिटाता हूं, देखो जैसे स्पष्ट रूप से देखिए, अगर हम इस चिकन नेक पर इस तरह की अस्थिरता देखते हैं इस बिंदु पर, तो हम इसे अस्थिर ना होने दें, बल्कि इस मार्ग को हम सीधा निकाल दें लो, तो क्या होगा, ये पूरा भौगोलिक प्रदेश हमारा हो जाएगा। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, एलिफेंट ट्रंक नाम दे सकते हैं, हाथी की सूंड नाम दे सकते हैं, जिसके सहारे वो सबको खींच लेगा अपनी तरफ। पहली बात ये। दूसरी बात, ये चटगांव के आसपास का क्षेत्र, देखो यहाँ त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्षेत्र अपने, वैसे भी यहाँ पे जो चकमा लोग हैं ये हमेशा से भारत के साथ मिलना चाहते हैं, कभी बांग्लादेश के साथ नहीं रहते। ये चकमी क्षेत्र जो है पूरा चटगांव के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर दोस्तों रहने वाले लोगों का हमेशा से विचार था, स्वतंत्रता के बाद, इसकी स्वतंत्रता के बाद से विचार था कि हमें अगर भारत मिला लेगा तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेंगे, भारत में मिलने को ऐसे विचार था। लेकिन भारत कभी भी किसी दूसरे की धरती पर बुरी नजरों से निगाह डालता नहीं है। जिन्होंने छेड़ा भी है तभी भी दूसरे की धरती पर निगाह नहीं डालता। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर दोस्तों इस रास्ते को इसने खोल दिया अपने लिए तो, और कुछ घंटों या कुछ मिनटों की बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, दिन की बात नहीं, कुछ घंटों या कुछ मिनटों की बात होगी, अगर खोल दिया तो रह गया लैंड लॉक्ड, सीधे पूर्वोत्तर भारत का संबंध किससे हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से होगा। किससे होगा, ध्यान रखना, भारत ऐसा कोई भी कदम ना उठाना चाहता है, ना उठाए जाने की योजना बनाता है, क्योंकि वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों की संप्रभुता का बेहतर ख्याल रखता है। दोस्तों इसने मालदीव जब इतना हमारे साथ कर दिया, तब भी इसके साथ वही बड़े भाई के नजरिए से देखता रहा, एक पिता पितामह के नजरिए से देखता रहा। तो भारत ऐसा कुछ करता नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूं कि यूनुस साहब, आपको विचार करना चाहिए कि अगर आप सीबेक की बात करोगे तो चूड़ियां तो हम भी ना पहनेंगे। फिर से बोल दें, हमारे बंधुत्व भ्रातृत्व भाव को कमजोरी मत समझना। यूनुस साहब, मैं समझ रहा हूं आज आप किन भावों और विचारों से प्रेरित हैं, पर ध्यान रखना कि हिंदुस्तान हाथों में बेड़ियां पहनने की तो खैर बात ही, चूड़ियां भी नहीं पहनी हुई हैं, समझा देगा। फिर से बोलना चाहूंगा, और समझाकर बता देगा कि तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है। समझ गए मेरी बात, समझना। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कह सकते हो कि इस भाग पर गहरी नजर तो किसकी भी है, यूएसए की भी है। यूएसए निश्चित रूप से चाहता है कि इस भौगोलिक प्रदेश में क्रिश्चियनिटी की बहुलता है, तो क्रिश्चियनिटी के साथ ये भौगोलिक प्रदेश जुड़कर एक अलग राष्ट्र बने। अरे भाई यूएस, रुक जा थोड़ा, जरा ठहर जा, अभी भारत को अभी तूने समझा भी नहीं है। भारत 1962 का भारत नहीं है। फिर से बोलना चाहूंगा, भारत अब 1962 का भारत नहीं है, भारत 2025 का भारत है। ईंट से ईंट बजा देना जानता है। क्या जानता है दोस्तों, ईंट से ईंट बजा देना। मान लो एक बार कि अभी हम इस बात को विचार भी ना करें, इस बात पर छेड़छाड़ भी ना करें, तो हमको करना क्या है, अभी तो हमको केवल त्रिपुरा से जोड़ देना है बंगाल की खाड़ी को। त्रिपुरा से किसको जोड़ देना है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ देना है। तो तेरा ये जो सीबेक वाला कॉन्सेप्ट है, सीपेक तो वैसे भी औंधे मुंह गिरा, आप सबको पता है दोस्तों, सीपेक तो वैसे भी औंधे मुंह गिरा। दोस्त देख लो ग्वादर पर स्थिति उधर क्या है
मजे की बात तो पाकिस्तान को बोल दो बचा ले पहले अपने आप को, फिर बात कर इधर उधर की। बचा पहले अपने आप को। बलूचिस्तान क्षेत्र में क्या चल रहा है? अभिषेक ने लिखा है सठे साठम समाचारियत। बिल्कुल कहा गया है बेटा, बिल्कुल बात कही गई है सठे साठम लेकिन सठे साठम समाचारियत ये जो गंगा जमनी तहजीब है ना दोस्तों, तब तक नहीं करती है जब तक पानी सिर के ऊपर ना आ जाए। हम दोस्तों गर्दन उठा के भी पानी में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे के क्षेत्र पर कभी नजर नहीं डालते। लेकिन यार जब तू पानी में डुबा ही देगा मुझे, तो बचने के लिए कुछ तो करूंगा, कुछ तो हाथ पैर चलाऊंगा। और चलाने में जब हाथ पैर चलेंगे ना, तो सच बताते हैं तेरे लिए क़यामत आएगी। ध्यान रखना, याद कर ले यूनुस, राजेश मिश्र की बात, अगर हाथ पैर चले ना तो तेरे लिए क़यामत आएगी। ओके, तो यहां देखो दोस्त, बलूचिस्तान को पहले ध्यान से देख ले, बचा ले। जिस ग्वादर को दे रहा था किसको, चीन को, वहां पर चीन उल्टे पाव भाग रही है कि यार मैं कौन मरने जाएगा, मेरे कोई लोग वहां पर मरने नहीं जा रहे। तू पहले अपनी आंतरिक समस्याओं से तो निपट ले। क्या कहता है? पहले आंतरिक समस्याओं से तो निपट ले। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? और मजे की बात देखो, अभी यहां पर चीन सीमेक बना तो रहा है, चीन सीमेक पर काम कर तो रहा है, लेकिन दोस्तों आज जब म्यांमार पर आया भूकंप, भूकंपीय त्रासदी आई, तो उस भूकंपीय त्रासदी में सर्वाधिक पहले और सर्वाधिक मदद करने वाला राष्ट्र कोई और नहीं बल्कि म्यांमार के साथ खड़ा होकर भारत ने ही सब कुछ किया। दोस्त हम तो वैसे हैं, सच में हम वैसे हैं कि हम अपने आप को लुटाकर भी अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को लुटाकर भी अपने पड़ोसियों की नहीं, अपने बंधु बांधवों की मदद करना चाहते हैं। और हम तो तुम्हें बंधु बांधव मानते हैं यार, पर तुम क्या कहते हो हर वक्त? क्या मेरे सीने में खंजर ही घोपोगे? तुम्हारे घोपो गए खंजरों का जवाब देना भी अब 2025 के भारत को आता है। गलतियां मत कर, गलतियों को लिमिट में रख, अन्यथा मैंने बताया ना कि ईंट से ईंट बजा दी जाएंगी। सहयोग किसी का भी ले लेना, ध्यान रखना इस बात को। हालांकि ये बात और बता दूं कि यूएसए को 1971 भूला नहीं है। 1971 में भी यूएसए की सेना, मैं जल सेना की बात करना चाहूंगा, इस मार्ग से, बंगाल खाड़ी मार्ग से, अंडमान सागर मार्ग से बांग्लादेश के सपोर्ट में आ खड़ी हुई थी यहां पर। लेकिन जिस समय भारत ने अपने कदम मैं बोलूंगा कि अंगद की कहानी सुना, अंगदी कदम जमा दिया ना, उस उल्टे पाव दौड़ना पड़ा था, उल्टे पाव भागना पड़ा था उस समय पर। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं कहना यह चाहूंगा कि जो वर्ल्ड मैपिंग देख रहे हो, यहां पर वर्ल्ड मैपिंग देख रहे हो, तो अभी आपने क्या देखा यहां नोटिस करो दोस्तों, यहां क्या देखा कि आपने देखा शुरू तो किया था इस हिस्से से शुरू किया था, और यहां तक बात करते करते जिसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक, पूरा क्लॉक को घुमा दिया आपने। आप फिर पहुंच गए यहां, और इसके बाद फिर आ गया आपका मंगोलिया। फिर आ गया क्या? मंगोलिया। तो ये भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों, ये भौगोलिक प्रदेश है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ये है चीन, चीन के साथ इसके समीपी तटीय क्षेत्र बताया, आमुर नदी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। समय दोस्तों कैसे मेरे हाथों से फिसल गया, मैं तो चीन पर ही रह गया, आगे की बात तो पढ़ा भी ना सका दोस्तों। क्षमा चाहूंगा, आज आपकी कक्षा मतलब मैपिंग की क्लास को पूरी ना कर सका। कल मैं फिर क्लास लूंगा। कल हो सकता है समय आपका 10 बजे या 10:30 बजे से रखूं, क्योंकि सुबह की कुछ अन्य जरूरतें होती हैं, संडे की जरूरतें होती हैं दोस्तों। तो संभव है कि कल मैं सुबह 10 साढ़े 10 से आपकी क्लास रखूं, लेकिन कल भी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास कल समाप्त पढ़ूंगा, फिर दोस्तों मैं इसे समाप्त करूंगा।